दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का पाठ है या चैप्टर है भू-आकृतिक संकल्पनाएँ, ठीक? सॉरी। प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक भू-आकृतिक चिंतन में विकास तथा विभिन्न युगों में भू-आकृतिक प्रक्रमों एवं स्थल रूपों के अध्ययन से संबंधित विधियों एवं उपागमों में परिवर्तन के फलस्वरूप भू-आकृतिक विज्ञान में स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा विकास एवं भू-आकृतिक प्रक्रमों की क्रियाविधियों से संबंधित ज्ञान में इतनी वृद्धि हुई है तथा कई ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए हैं कि भू-आकृतिक विज्ञानों ने स्थल रूपों के विकास से संबंधित कई ऐसे मूलभूत संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है जो स्थल रूपों के उद्भव एवं विकास का सामान्यीकरण करने में सर्वथा समर्थक है। डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी ने ऐसी कई संकल्पनाएं का प्रतिपादन किया है। एकरूपतावाद की संकल्पना वर्तमान समय में जो भू-आकृतिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत है, वे ही समस्त भू-आकृतिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। संकल्पना का सूत्रपात। प्रस्तुत संकल्पना वर्तमान समय में मॉडल जायलॉजी का आधारभूत सिद्धांत है, जिसके एकरूपतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भू-आकृतिक जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया था। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, 1785 में जेम्स हटन द्वारा एकरूपतावाद का प्रकाशन हुआ। फिर प्लेफेयर ने 1802 में उसका परिमार्जिक रूप प्रस्तुत किया। आगे चलकर चार्ल्स लेयल ने उसे अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जूलॉजी में भरपूर स्थान दिया, परंतु हटन की संकल्पना उपयुक्त संकल्पना से कुछ भिन्न था तथा उसमें कुछ मौलिक त्रुटियां भी थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि भू-आकृतिक प्रक्रम भू-आकृतिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे तथा इसी आधार पर प्रतिपादन किया कि वर्तमान भूतल की कुंजी है तथा वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम कार्यरत हैं, वे ही भूत में भी कार्यरत थे। अतः वर्तमान समय में प्रक्रमों तथा स्थल रूपों के आधार पर भूत के इतिहास को संवारा जा सकता है। सर्वप्रथम हटन की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। संकल्पना तथा हटन का यह दावा कि भू-आकृतिक प्रक्रम सदैव समान रूप से सक्रिय थे भ्रामक है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हटन ने अपने सिद्धांत को काफी संकुचित अर्थों में प्रस्तुत किया। प्रमाण के लिए हिमानी को लिया जा सकता है। कार्बनिक फारस तथा पलीस्टीसिन युगों में हिमकाल के कारण हिमानी अपरदन अन्य
कारकों की अपेक्षा अधिक सक्रिय थे। साथ ही साथ आज के हिमहानि की तुलना में भी उक्त दो युगों में हिमा हिम हिमन हिमनद अधिक सक्रिय थे। इसका कारण जलवायु का स्थलीय न होना ही है। जैसा वर्तमान समय में जलवायु का वितरण है, वैसा ही विकास भूपटल पर सदैव 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 नहीं था सदैव नहीं था। ठीक दोस्तों, यह सदैव नहीं था। जहाँ जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर आज आर्द्र जलवायु है और जलीय प्रक्रम सक्रिय है, वहाँ पर पहले शुष्क मरुस्थलीय जलवायु रह चुकी है, जहाँ पर पवन सक्रिय था। इस तरह वर्तमान रेगिस्तान भाग कभी आर्द्र प्रदेश भी रह चुके हैं। गर्म शुष्क भाग शीतल तथा शीतल प्रदेश गर्म प्रदेश रह चुके हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में खुदाई करने पर कोयले में भूमि रेखाई जलवायु वाली वनस्पति मिली है। इससे प्रकट होता है कि ये भाग कभी उष्णार्द्र रहे थे। भारत के उड़ीसा प्रशांत में भी इस तरह के कई जलवायु चक्र के परिवर्तन के उदाहरण प्राप्त किए जा चुके हैं। तालचीर कोयले की परत के नीचे गुलासम मृतिका का जमाव मिला है। कोयले की परत का जमाव गोंडवाना युगों में हुआ था। इससे प्रकट होता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के पहले उक्त स्थान पर हिमच्छादन हुआ होगा। इसके बाद कोयले का पाया जाना उष्णार्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। इस तरह भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक युग में ज्वालामुखी क्रिया समान रूप से सक्रिय नहीं थे। वर्तमान की अपेक्षा तट तथा क्रीटेशिया युगों में ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय थे, जिस कारण प्रत्येक महाद्वीप पर लावा का जमाव कई रूपों में हुआ। इस तरह कई ऐसे प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भूगर्भिक इतिहास के विभिन्न युगों में प्रक्रम सक्रिय तो थे, परंतु एक ही मात्रा में नहीं। लगता है हटन सरिताओं द्वारा अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि सरिताएं प्रातः प्रत्येक काल में अधिक सक्रिय रहे हैं। प्रक्रम का स्वरूप यद्यपि प्रक्रमों के कार्य की मात्रा के अंतर हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने के समय सामान्य स्वभाव में समरूपांत की मिलती है। उदाहरण के लिए यह कोई नहीं कह सकता है कि नदियों ने वर्तमान समय की तरह भूतकाल में घाटियों का निर्माण नहीं किया। यदि नील नदी ने ईसा पूर्व डेल्टा का निर्माण किया हो, तो वर्तमान समय में भी नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। यदि प्लीस्टोसीन काल के समय विशिष्टि घाटी हिम नदी ने
अनेक प्रकार के अपा अपराधात्मक अपराधात्मक तथा निक्षेपात्मक स्थरूपों का निर्माण किया, तो वर्तमान समय में भी उच्च पर्वतों पर स्थित घाटी हिमनदी उसी तरह के कार्य में इसका सक्रिय है। यदि भूगतिक जल के भूपटल के चुनाव प्रस्थ वाले भागों में पर्मियन तथा पेर्शियन युगों में अपने धूलन कार्य द्वारा शीर्ष कोला, डोलाइन, युवाल तथा कास्ट स्थलाकृति का निर्माण किया, तो वे वर्तमान समय में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडियन केटुकी आदि युगोस्लाविया, फ्रांस, चाक क्षेत्र, जूरा पर्वत, भारत के रोहातना, चूना प्रस्तर क्षेत्र, देहरादून के सहस्त्रधारा आदि पर उसी तरह से कार्यरत रहा। इस तरह कवि प्रक्रमों के विषय में उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भूगर्भिक प्रक्रमों का चक्रीय रूप भूपटल को प्रभावित करने वाले प्रक्रम प्रथम प्रायः चक्रीय रूप में कार्य करते हैं। हटन ने बताया कि प्रकृति का स्वभाव क्रमिक होता है, अतः प्रकृति का विकास क्रमिक रूप में संपादित होता है। उन्होंने बताया कि प्रकृति अत्यधिक व्यवस्थित, आनुषंगिक तथा युक्तियुक्त होता है। विद्यावश का प्रतिपालन प्रतिफलन रचना तथा प्रतिफलन विद्यावश हुआ करता है। उदाहरण के लिए उच्च भागों के अपरदन विद्यावसन के कारण निम्न भागों में अपरदित अवसादों का निक्षेपण होता है। रचना, जिस कारण जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, इसी तरह अवसादों के लगातार निक्षेपण के कारण अवतरण विद्यावश होता है। ज्ञातव्य है कि प्रकृति के अंतर्गत ऐसा अंतर्निहित व्यवस्था होमियोस्टेसिस होती है कि प्राकृतिक कारणों से यदि एक स्थान पर परिवर्तन होती है, तो प्रकृति के दूसरे संगठन में परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। हटन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में चक्रीय रूप से संपादित होता है। चट्टानों का निर्माण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, संकल्पना 2। प्रत्येक भू-आकृतिक प्रक्रम अपने पिछले इतिहास में कई चक्कर पूर्ण कर चुके हैं, परंतु यह बताना कि भूगर्भिक प्रक्रम कब पहली बार कार्यरत हुआ तथा जो प्रक्रम इस समय कार्यरत है, उनका अंत कब होगा, इतना कठिन कार्य है। इसी तथ्य के आधार पर
गर्भिक प्रक्रमों के विषय में हटन ने अपने अमूल्य सिद्धांत न तो प्रारंभ का कोई लक्ष्य है, न तो अंत होने का कोई आशा का प्रतिपादन किया, परंतु संकल्पना का सत्यापन भूपटल के अपलेशियन प्रदेश से किया जा सकता है। अपलेशियन का प्रथम तत्व पार्मियन युग में अपलेशियन हलचल के रूप में हुआ। इसके बाद ही उस पर अनाच्छाद के प्रक्रम सरिताएं क्रियाशील हो गए। वर्तमान समय में अपलेशियन एक अपरिदित और अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नदियां पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात अपरदन अपनी नए चक्र की ओर अग्रसर है। इस तरह के कई चक्र अपलेशियन के भूगर्भिक इतिहास में पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान समय में अपलेशियन अपलेशियन में अपरदन की 3 सतह क्रम में स्कूली अपलेशियन में अपरदन की 3 सतह क्रम से स्कूली पेनीप्लेन, शेननडोह पेनीप्लेन तथा हैरिसबर्ग पेनीप्लेन द्वारा इंगित होती है। इससे आभास मिलता है कि अपलेशियन पर जो प्रक्रम इस समय कार्य हैं वे पर्मियन से जुरेसिक युगों तक उसी रूप में सक्रिय थे। तो इसी के साथ में दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक कर भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बराबर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना आपको हर वीडियो एक मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।